जय संविधान। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने ये निर्णय लिया है और आशा करते हैं आप मेरी बात का समर्थन करेंगे कि जितने भी अब कार्यक्रम होंगे जिसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा, मेरा पहला सेंटेंस होगा जय संविधान। क्योंकि भारतवर्ष की समृद्धता के लिए, सद्भाव और समभाव के लिए हमें संविधान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और हमें पहला प्रणाम संविधान को करना चाहिए, जिसकी वजह से आज भारतवासी इस उन्नति की स्थिति में पहुंचे हैं। हमें उस देश की कामना करनी है जिसमें न धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव हो और हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का 142 करोड़ जनमानस मिलजुल कर आपस में प्रेम भाव से रहे, जो इस कारण ही संभव हुआ है कि देश के अंदर संविधान है। अगर देश के अंदर वो स्थिति होती जो हजारों साल पहले होती थी, तो देश के एक बहुत बड़े भाग को, एक बहुत बड़े समाज को बराबरी का भार नहीं दिया जाता था, उन्हें अधिकार नहीं दिए जाते थे, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता था, उन्हें अपने गिलास में खाना नहीं पिलाया जाता था, पानी पिलाया जाता था, खाना खिलाया जाता था। वो नीचे बैठते थे और बाकी लोग जो अपने को उच्च वर्ण का कहते थे वो ऊंचे स्थान पे बैठते थे। हमें वैसा देश नहीं चाहिए। हमको ऐसा देश चाहिए जो समभावी हो, जो सद्भावी हो, जो योग्यता के आधार पर किसी को आगे बढ़ाए और केवल एक ही मापदंड हो जिसमें योग्यता ही, लेकिन किसी को आर्थिक कमजोरी की वजह से या सामाजिक कमजोरी की वजह से कोई पिछड़ा रह जाए तो ऐसा देश समृद्ध देश नहीं बन सकता। इसलिए देश को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए विश्व का महानतम ग्रंथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको संविधान की तरह दिया। और आज एक बहुत अच्छी बात है कि देश का पूरा ध्यान संविधान की तरफ है और हम नहीं चाहते हमारे देश में मनुवाद स्थापित हो, देश में संविधान रहे, ऐसा पूरा देशवासी चाहता है। हम ये भी नहीं चाहते कि देश के अंदर राजदंड से शासन चले। जैसे पुराने जमाने में राजाओं का शासन हुआ करता था, राजाओं का दरबार हुआ करता था, राजदंड हुआ करता था, उसके मातहत लोग बगल में पंखा लेके और राजदंड लेके खड़े रहते, सेंगोल टाइप के, और उसके बाद राजा फरियाद सुनता था, उसके बाद निर्णय दे देता था। जो निर्णय राजा देता था उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, वो फाइनल होता था, क्योंकि वो राजसी तरीका था। लेकिन जो कमजोर होता था वो सफर करता था, जो बात नहीं कह पाता था वो सफर करता था, और जो राजा के आसपास रहने वाले, कानाफूसी करने वाले, उनके क्लोज लोग जो हैं, वो ऐसे निर्णय करा लिया करते थे जिससे देश के अंदर समानता का भाव नहीं रहता था। जब देश के अंदर लोकतंत्र आया, जब देश के अंदर संविधान लागू हुआ, तो हमारे संविधान के निर्माताओं ने यह कामना की कि हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का एक एक आदमी, हर आदमी का एक वोट होगा। चाहे वो मुकेश अंबानी हो, उनका भी एक वोट होगा, अडानी जी का भी एक वोट होगा, और रिक्शा चलाने वाले का भी ये वोट होगा। धर्म और जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर वोटों का वर्गीकरण नहीं होगा। जो भी भारतवर्ष का निवासी है वो वोट देगा और हर वोट की कीमत केवल एक वोट होगी। अब देखिए, जिस चीज से हम लोग बहुत दिनों से चिंतित थे, हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे कि पिछले 10 साल, 75 साल, 65 साल तो हमने बड़ी अच्छाई से जिए। हमने लिंचिंग नहीं सुनी कि कभी लिंचिंग होती थी, भीड़ इकट्ठी होके 2-3 लोगों को पकड़ के जला देती थी, मार देती थी। ये पहले देश में 65 साल में हमने नहीं सुना। पिछले 10 साल से अचानक ये संख्या बढ़ गई और हम सुनने लगे कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे लोगों को जीप से बांध के पीटा गया, लोगों के चेहरे पे पेशाब किया गया और लोगों को जिंदा जला दिया गया या लिंच कर दिया गया। ये पिछले 10 साल में सुना। ये देश के लिए हानिकारक था। हम लोग हमेशा से कहते आ रहे थे कि देश के लिए हानिकारक है और देश को इससे बचने की आवश्यकता है। आज चलिए, कम से कम अच्छा है, देश के अंदर संविधान पे चर्चा हो रही है। संविधान के समर्थन में खड़े हुए लोगों की भी चर्चा हो रही है और संविधान के विरोध में खड़े हुए लोगों की भी चर्चा हो रही है। इस बात की भी चर्चा हो रही है कि जब देश के लोकसभा के अंदर नवनिर्वाचित सदस्य अपनी शपथ ले रहे हैं, तो बरेली का एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहा है, लेकिन सभापति उसको टोक नहीं रहे हैं। जबकि हिंदू राष्ट्र का नारा लगाना संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। संविधान के अंदर हिंदुस्तान की
जो धर्म है वो हिंदू धर्म नहीं है, वी आर ए सेकुलर स्टेट। लेकिन एक नवनिर्वाचित सांसद नारा लगाता है जय हिंदू राष्ट्र का, उसको सभापति महोदय नहीं टोकते। एक हैदराबाद का सांसद जय फिलिस्तीन का नारा लगाता है, जो भी संविधान के विरुद्ध है। हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मंदिर संविधान के अंदर फिलिस्तीन का नाम ना लेना। आप फिलिस्तीन से सहानुभूति रख सकते हैं, आप इजराइल से सहानुभूति रख सकते हैं, लेकिन संसद के अंदर जय फिलिस्तीन कहने का कोई औचित्य नहीं। लेकिन सभापति महोदय उनको भी नहीं टोकते हैं। लेकिन सभापति महोदय जब शशि थरूर जय संविधान का नारा लगाते हैं तो उन्हें टोक देते हैं और ये बता देते हैं संविधान की बात मत कीजिए, मैं सभापति हूं, अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो सबको बैठ जाना चाहिए, ये मर्यादा। मतलब संविधान के समकक्ष अपने को रख रहे हैं वो। आप संविधान के एक मंदिर के केवल मॉनिटर हैं। और जिस प्रकार से जब इस पे दीपेंद्र हुड्डा ने खड़े होकर कहा कि मान्यवर सभापति महोदय, इस प्रकार की टिप्पणी और संविधान के उल्लेख करने पर आपत्ति उचित नहीं है, तो जिस प्रकार से सभापति महोदय ने उनको अपमानित किया, दीपेंद्र हुड्डा को अपमानित किया, वो देश की आंख में खटक गया। और आज सोशल मीडिया के अंदर देखिए आप, तो 90% लोग दीपेंद्र हुड्डा के साथ खड़े हैं और ओम बिरला को कह रहे हैं कि आप एक देश के चुने हुए सांसद जो 2.5 लाख वोट से रोहतक से जीते हैं, उनका इस प्रकार का अपमान करने का अधिकार आपको कैसे मिल गया? और जो संविधान है उसकी शपथ खाने पे आपको आपत्ति क्यों होने लगी? अब सभापति महोदय अपने विवेक पे काम कर रहे हैं या उनको आदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन सभापति महोदय को यह सोचना चाहिए कि वो उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं जिसमें विश्व के, हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोग बैठे हैं। माने सबसे पूज्य कुर्सी है, वो बड़ी कुर्सी है। जैसे राष्ट्रपति महोदय महामहिम की कुर्सी है, प्रधानमंत्री की कुर्सी है, वैसे ही लोकसभा स्पीकर की कुर्सी है, उस कुर्सी पे बैठे हैं। उसकी मर्यादाओं को कायम करना उनका कर्तव्य है। जब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन, अब कोई लोकसभा के सदस्य नहीं है राहुल गांधी, अब राहुल गांधी जो हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो हिंदुस्तान के 40% जनसंख्या के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और राहुल गांधी वायनाड से भी 2.5 लाख वोट से ज्यादा जीत के आए हैं और रायबरेली से भी 2.5 लाख वोट से जीत के आए हैं, जबकि ओम बिरला साहब खुद 50,000 वोट से जीते हैं और मोदी जी बनारस से 1.5 लाख वोट से जीते हैं। तो राहुल गांधी जिनके पास दक्षिण का भी मैंडेट है और उत्तर का भी मैंडेट है, उनको डांटना, उनको डपटना, जबकि राहुल गांधी केवल इतना कह रहे हैं कि आज देश की सबसे बड़ी समस्या है ये नीट परीक्षा हो, यूजीसी नेट की परीक्षा हो, यूजीसी पीजी की, नीट पीजी की समस्या हो, पेपर लीक हो रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा कि री एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कब होगा, री एग्जामिनेशन कब होगा, बच्चे निराश हैं, परेशान हैं। तो राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि आइए एक जॉइंट स्टेटमेंट देते हैं। सत्ता पक्ष के लोग भी देते हैं, विपक्ष के लोग भी देते हैं, जिससे कम से कम देश के बच्चों को ये तो पता चले कि ये जो संसद जिनको हमने चुन के भेजा है, ये देश के बच्चों के साथ खड़ा है। आप इमरजेंसी की बात कर सकते हैं, इमरजेंसी का उल्लेख कर सकते हैं, सभापति महोदय कर सकते हैं, माननीय मोदी जी कर सकते हैं, महामहिम देश की राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है, जो आज उनको अवसाद की ओर धकेल रही है, उस पर आप डिस्कशन नहीं कर सकते, उस पर कोई आप उल्लेख उसका नहीं कर सकते। और राहुल गांधी जब बोलते हैं तो उनके माइक को म्यूट कर दिया जाता है, जो हमेशा से शिकायत रही है कांग्रेस पार्टी की, अपोजिशन पार्टी की। चलिए 2014 में तो आपकी सरकार थी, आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, 2019 में भी आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, लेकिन 2024 में तो देश की जनता ने आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं दी है, आपको केवल 240 सीटें दी हैं और आपको एक इंडिकेशन दिया है, आपको एक संकेत दिया है कि इस बार का मैंडेट आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाला नहीं है, आपको सामंजस्य से चलना है। आपको न केवल जेडीएस से, टीडीपी से, जेडीयू से, एकनाथ शिंदे से, चिराग पासवान से सामंजस्य से चलना है, बल्कि आपको उस विपक्ष से भी सामंजस्य से चलना है जिसने बराबर की लड़ाई आपसे लड़ी है। अगर आपकी 240 सीटें हैं तो इंडिया अलायंस की 234 सीटें,
और जिस उत्तर प्रदेश पे आपको इतना ज्यादा नाज था कि बाकी घटी हुई सीटों की उत्तर प्रदेश से आप भरपाई कर लेंगे, वहां भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को मिली। इसके बावजूद आप उस प्रकार से सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं और लोकसभा स्पीकर उस प्रकार से लोकसभा को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, राज्यसभा के स्पीकर राज्यसभा को उस प्रकार से चलाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे आपने 2014-19 में चलाया था, और जनता के मैंडेट को जिसमें उन्होंने सामंजस्य चलने की आपको ताकीद की है, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं, जनता का अपमान कर रहे हैं। अब एक अनुप्रिया पटेल का एक स्टेटमेंट आया। अनुप्रिया पटेल अपना दल की सांसद हैं, मिर्जापुर से जीती हैं, कम वोट से जीती हैं लेकिन जीती हैं, सोनेलाल पटेल साहब की बेटी हैं और एनडीए की समर्थक हैं, एनडीए के गठबंधन में। उन्होंने यह आपत्ति दर्ज कराई है कि सरकारी नौकरियों में जो ओबीसी और दलित कैंडिडेट्स होते हैं, उनको जो बोर्ड होता है जो उनके प्रमोशन और सिलेक्शन के लिए बैठता है, वो उनके साथ भेदभाव करता है और उनको नॉन सुटेबल पाके उनको अलग कर देता है और कुछ दिनों के बाद नॉन सुटेबल 2-3 बार करके उसमें सवर्ण वर्ग के लोगों को बिठा देता है। यह अनुप्रिया पटेल ने कहा है। ओबी राजभर साहब के एक विधायक जो हैं, वो नीट परीक्षा के पेपर लीकेज के मुख्य सरगना के रूप से सामने आ रहे हैं। जिन अंसारी साहब की बात हम लोग करते थे कि साहब इनकी अभी मृत्यु हुई है और बीजेपी वाले उनको अटैक करने के लिए उनको और अतीक अहमद साहब को सामने रखते थे, उन अंसारी साहब का बेटा आज एनडीए में है, बीजेपी के साथ है, क्योंकि वो ओपी राजभर का विधायक है, पार्टी का विधायक है। ओपी राजभर एनडीए के समर्थक हैं, उनके पार्टनर हैं, और क्योंकि वो विधायक जो अंसारी साहब का बेटा है, अफजाल अंसारी का, वो ओपी राजभर की पार्टी में है, इसलिए एनडीए में। वो इंडिया अलायंस में नहीं है, लेकिन हिंदू मुसलमान करने के लिए उनको अंसारी साहब को सामने किया जाता है, उनके बेटे को एनडीए में लिया जाता है। अब जो ये अनुप्रिया पटेल ने कहा है, इसका मतलब क्या है? अनुप्रिया पटेल या तो समझ गई हैं कि आज उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया की जो हिंदी पट्टी है और गोबर पट्टी है, इसके जो राजनीति के मुद्दे हैं, वो धर्म से हटकर अब पीडीए की तरफ चले गए, और जिसका भली प्रकार उपयोग अगर किया है तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने भी ओबीसी को मुद्दा बनाया और अखिलेश यादव ने भी पीडीए को मुद्दा बनाया, और उसके बाद जो एक वोट बैंक था, सवर्ण वोट बैंक था, पूरी तरह बीजेपी के साथ गया, और जो पीडीए गठबंधन के लोग थे, वो जो संविधान को बचाने वाले लोग थे, वो अखिलेश यादव के साथ गए। इसलिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली और बीजेपी को कम सीटें मिली, और ओपी राजभर साहब का बेटा हार गया, और बुरी तरह हार गया। तो क्या अनुप्रिया पटेल ये समझ रही हैं कि उनके लिए अब मौका है एक सीट को लेकर वो इंडिया अलायंस में आ जाए, क्योंकि वो पीडीए हैं, वो पिछड़ी हैं, कुर्मी समाज से आती हैं, इस बार तो चलिए जीत गई, लेकिन अब उनके लिए बेहतर है कि वो पीडीए की राजनीति करें और इंडिया अलायंस में आ जाए। पल्लवी पटेल हैं, जो समाजवादी पार्टी की बड़ी जुझारू नेता थी और हम लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे, मैं उनके अंदर भविष्य की बड़ी संभावनाएं देख रहा था, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या महसूस हुआ कि उनकी वजह से वो इतनी ऊंची उठ रही हैं, लेकिन वो वास्तविकता में अखिलेश यादव के गठबंधन, समाजवादी पार्टी का साथ और पीडीए का साथ था, जिसकी वजह से आगे बढ़ी। इस बार उनका पूरा राजनीतिक इतिहास खत्म हो गया इस लोकसभा में। वो अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन है, लेकिन अलग पार्टी में। क्या वो भी अखिलेश यादव के साथ जाने की सोच रही हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य भी पीडीए की राजनीति को देखते हुए अखिलेश यादव के साथ जाने की सोच रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश का समाज पूरी तरह से सवर्ण समाज और पीडीए के बीच में बढ़ता चला जा रहा है, जहां 90% सवर्ण समाज बीजेपी को वोट देता है और एक बहुत बड़ा समाज पीडीए का अखिलेश यादव को वोट देता? अगर ऐसा हो रहा है तो ये ओबीसी समाज के लोग क्या इस बात को समझ गए हैं और इसलिए कि समय से पहले ये इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएं और पीडीए का फायदा उठाएं? लेकिन जिस प्रकार से संविधान आज मुख्य केंद्र बिंदु बन गया है, आज पीडीए की राजनीति जिस प्रकार से केंद्र बिंदु बन गई है, आज जैसे स्पीकर द्वारा राज्यसभा लोकसभा चलाया जाना में एक मुद्दा बन गया है, और ये लोग कह रहे हैं कि जो 10 साल आपने किया, हम तो इस बार सोच रहे थे कि आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उसी प्रकार का प्रदर्शन आप
2024 की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मैंडेट जनता ने आपको नहीं दिया है। तो चलिए, अच्छा है, देश की बेरोजगारी, पेपर लीक, टूटे हुए पुल, ढहती हुई इमारतें, चूता हुआ, लीक करता हुआ भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, गुजरात के अंदर पुल, बंबई के अंदर पुल, बिहार के अंदर पुल। आज ही खबर मिली है, लद्दाख के अंदर हमारे सेना अभ्यास कर रहे थे, पानी अचानक बढ़ा और कुछ जवानों की शहादत हो गई। टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, मणिपुर नहीं सुलझ रहा है, रेलवे दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि देश, जो हम लोग चाह रहे थे हिंदू मुसलमान से देश हटे, ये धर्म के विभाजन से हटे और मुख्य मुद्दों पे आए, अब देश मुख्य मुद्दों पे आ गया है, अब संविधान पे आ गया है, अब नौकरी बेरोजगारी पे आ गया है, अब अग्निवीर पे आ गया है, अब किसानों के मुद्दे पे आ गया है। और मोदी जी अपने कैबिनेट से कोशिश करिए ये अपोजिशन को अपमानित करने के बजाय और बच्चों की भीड़ पे लाठी चार्ज करने के बजाय जो देश के मुख्य मुद्दे हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जो आपका कर्तव्य है, जो आपसे हम आशा करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।